हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने आपको कल पिछले टर्न पे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब कर दिया था और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इसे कह सकते हैं, उसको हम आज हम पढ़ेंगे। तो कल हमने आपको टाइप्स बताए थे, 3 टाइप से, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं। 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ ने इसको डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले वो स्टडी कर रहे थे डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर, और उन्होंने 2 स्ट्रेन लेकर इसकी स्टडी की थी। तो जब वो स्टडी इसकी कर रहे थे और उन्होंने 2 स्ट्रेन जब लिए, तो 2 स्ट्रेन में से उन्होंने एक स्ट्रेन को पाया कि वो उग्र प्रकार का होता है, जो प्रभेदी यानी स्ट्रेन है वो उग्र प्रकार का होता है, और एक होता है जो अउग्र होता है, यानी एक वायरुलेंट टाइप का होता है और एक ए वायरुलेंट टाइप का होता है, और जो न्यूमोनिया कॉज करता है वो वायरुलेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो इन्होंने 2 तरह के बैक्टीरिया लेके, पैथोजेनिक बैक्टीरिया लेके काम करना शुरू किया था। और उन्होंने तब तक ये पता नहीं था कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही ट्रांसफर होता है, इनको भी नहीं पता था। इसके बाद आगे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, इसी को कंटिन्यू किया, तब जाके पता लगा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया के अंदर इसको बाद में ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो रूप दे दिया गया, लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट को हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया होगा। एक्चुअली हम पढ़ना चाहते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है, बल्कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है कि एक जीन जो है वो किसी पार्ट में से निकलकर, किसी बैक्टीरिया में से निकलकर दूसरे बैक्टीरिया में किस प्रकार पहुंचता है। ठीक है, उसका पार्ट पहुंचता है, या वो पार्ट पहुंचकर इंडिविजुअली वहां पर रहता है, या वहां पर उस पर्टिकुलर दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ भी सकता है। तो यहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जिसे सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, स्टडी किया था 1928। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रेन लेकर इन्होंने काम किया था, वायरुलेंट और ए वायरुलेंट। इन्होंने देखा कि एक वायरुलेंट टाइप का जो कहना चाहिए स्ट्रेन था, उसको इन्होंने इंजेक्ट किया माउस के अंदर। तो देखा कि माउस जो है ना, थोड़े टाइम बाद जो है वो डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रेन था वो कैसा था, वायरुलेंट था, उग्र था। उसने माउस के अंदर जाके क्या किया कि मतलब अपना वायरुलेंट इफेक्ट दिखाया, और जो है वो माउस डेड हो गया। एक दूसरा स्ट्रेन था, सेकेंड स्ट्रेन, जो ए वायरुलेंट था। ठीक है, ए वायरुलेंट स्ट्रेन को जब बैक्टीरिया ए वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया को, ए वायरुलेंट स्ट्रेन को, यानी बैक्टीरिया के ए वायरुलेंट स्ट्रेन को जब माउस के अंदर इंजेक्ट कराया, तो पाया कि माउस हेल्दी रहा। कुछ समय बाद उन्होंने उसको स्टडी किया तो माउस हेल्दी था। उसको उन्होंने जब उसके अंदर पाया, उसका मतलब उसमें एब्सेंस थी बैक्टीरिया की, कोई बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, यानी ए वायरुलेंट बैक्टीरिया जो है उसने अपना प्रभाव वहां पर नहीं दिखाया, और माउस जो था वो हेल्दी रहा। ठीक है, कुछ समय पश्चात उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। उन्होंने देखा कि क्या ये बैक्टीरिया, जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है, उसको हीट किल करें। जैसे अपन टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो हीट किल हो जाती है चीजें, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट आता है और वो चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो क्या ये बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है और अपना इफेक्ट दिखाता है या नहीं? तो इन्होंने वायरुलेंट स्ट्रेन को ही हीट किल करके इंजेक्ट किया माउस के अंदर, तो पाया कि माउस हेल्दी रहता है, उसमें उस बैक्टीरिया का कोई वायरुलेंट इफेक्ट दिखाई हमें नहीं देता। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने कि वायरुलेंट और ए वायरुलेंट को मिला दिया, और वो कैसा, ए वायरुलेंट जिसमें उग्र प्रभाव का प्रकार का जो नहीं है, मतलब जिसके अंदर बीमारी फैलाने की क्षमता नहीं है, जो ये कहा हो कि नॉन पैथोजेनिक है एक तरीके से, और ये वाला था पैथोजेनिक। ये तो नॉन पैथोजेनिक है और ये पैथोजेनिक है।
तो जब पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक को मिला दिया और पैथोजेनिक को हीट किल कर दिया, ठीक है, पैथोजेनिक को हीट किल किया और नॉन पैथोजेनिक के साथ मिला दिया, तब इंजेक्ट किया इन दोनों को मिलाकर माउस के अंदर, तो पाया कि माउस डेड हो गया और उस माउस में जो है वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखी गई, वायरुलेंट बैक्टीरिया। तब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो किया लेकिन इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। यहाँ देखिए क्या हुआ कि जो वायरुलेंट का इफेक्ट था वो ए वायरुलेंट में आ गया। इसका मतलब इसका कुछ पार्ट, ये क्या है, जब ये मिक्स करके और माउस में इंजेक्ट किए गए तो क्या हुआ, ये हीट किल्ड थे। यहाँ पर इस माउस में कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन हीट किल्ड बैक्टीरिया, वायरुलेंट बैक्टीरिया को ए वायरुलेंट के साथ मिलाकर माउस में इंजेक्ट किया गया, तो वायरुलेंट ने ए वायरुलेंट को भी क्या कर दिया, वायरुलेंट बना दिया। ठीक है, अब ये जो थे ग्रिफिथ जो थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो, लेकिन इतना नहीं बताया इन्होंने, क्योंकि इनको ये समझ में आया कि हाँ कुछ रूपांतरण हुआ है किसका, जो वायरुलेंट थे उन्होंने ए वायरुलेंट को वायरुलेंट कर दिया, यानी कि ए वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट में रूपांतरित हो गया। लेकिन इस प्रकार से कि डीएनए इसमें से गया है, ये सिद्ध नहीं कर पाए। इसके बाद वैज्ञानिक हुए एवेरी मैकार्थी और मैकलियोर, MC लियोर। ये तीनों ने लगभग 1936 में इन्होंने इस पर वापस वर्क किया, पूरे पर वर्क किया और उन्होंने पाया कि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है और इसके द्वारा ए वायरुलेंट को वायरुलेंट बना दिया गया। इसमें से कुछ डीएनए इसके अंदर रूपांतरित हो गया, इसके अंदर ए वायरुलेंट के अंदर रूपांतरित हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को किया तो एवेरी मैक्लॉइड और मैकार्थी ने जब इसको डिस्क्राइब किया वापस, इससे इनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन का रूप दिया। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए और एक लिमिटेड लेंथ का जो डीएनए है वो ही जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकता है। इनके अनुसार ये था। तीसरी बात ये कि ये डीएनए जो है वो इसके अंदर जाकर इसके डीएनए से जुड़ जाता है, इसीलिए हमने इसको कहा सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, जहां डीएनए का रिकॉम्बिनेशन हो गया है। अलग अलग डीएनए हैं इनके, लेकिन इसका डीएनए जब इसमें चला गया, इससे इसके डीएनए से ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको ग्रिफिथ ने सबसे पहले पढ़ा था, डिस्क्राइब किया था। उसके बाद एवेरी मैक्लॉइड और मैकार्थी ने इसको सिद्ध किया था और उसके द्वारा बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेकेंड हम ले रहे हैं कॉन्जुगेशन। तीसरा टाइप और भी है ट्रांसलेशन, उसको हम और डिटेल में नेक्स्ट टर्म पे लेंगे। दूसरा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, देखिए कॉन्जुगेशन का मतलब है संयुग्मन। संयुग्मन से क्या है, यहाँ सबसे पहले लेडरबर्ग और टैटम ने इसको डिस्क्राइब किया था। उन्होंने स्टडी की थी 1946 के अंदर, और वो स्टडी कर रहे थे कि बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स में कुछ स्ट्रेन्स इस प्रकार के होते हैं कि जिनको कल्चर करने में कुछ कहना चाहिए कि कुछ सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ती है, सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। हमें मालूम है बैक्टीरिया जब ग्रो करता है कल्चर माध्यम में, जब हम ग्रो कराते हैं, आज तो बहुत खोज हो चुकी है इसलिए हमें पता है कि किस माध्यम में ग्रो करेगा। और उस वक्त 1946 में जब इन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने 2 प्रकार के स्ट्रेन पाए कि मिनिमल मीडिया के साथ साथ कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जिनको बायोटिन की और कहना चाहिए बायोटिन और मिथ्योनाइन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और कुछ स्ट्रेन ऐसे थे, मतलब मिनिमल मीडिया के साथ में थियोनाइन, थ्रियोनाइन और तीसरा था उनका ल्यूसीन। इन तीनों की जरूरत भी पड़ती है, यानी कि सप्लीमेंट की जरूरत इनकी पड़ती है। तो वो बहुत परेशान थे कि 2 अलग अलग बैक्टीरिया के साथ वर्क करने पर उन्हें 2 अलग अलग सप्लीमेंट को यूज करना पड़ता है। एक स्ट्रेन के बैक्टीरिया के लिए ये चाहिए, दूसरे बैक्टीरिया के लिए ये चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों बैक्टीरिया को मिला देते हैं, मिलाकर देखते हैं
उन दोनों बैक्टीरियाओं को उन्होंने मिला के संवर्धित करने की कोशिश की। तो देखा कि दोनों बैक्टीरिया उस मिनिमल मीडिया पे ग्रो कर रहे थे, यानी मिनिमल मीडिया पे जो उन्होंने सामान्य माध्यम रखा था। तो उन्होंने ये सोचा कि इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया दोनों स्ट्रेन के मिलाकर उस मिनिमल मीडिया पे ग्रो कर लिए। तो उसका उन्हें लाभ ये मिला, उन्होंने सोचा कि इसकी स्टडी की जाती है। अब तब उन्होंने स्टडी की इसकी कि देखा कि वो बैक्टीरिया कल्चर माध्यम पर ही एक स्ट्रेन के दूसरे स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो है वो संयुग्मित हो जाते हैं और एक का जो कुछ फैक्टर है, कुछ ऐसा पार्ट है जो दूसरे में बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। अब उन्होंने इसको स्टडी किया तो उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया हैं, जो एक डोनर है, एक रेसिपिएंट है। ये डोनर और रेसिपिएंट क्या है? डोनर बैक्टीरिया वो है जिसके अंदर एफ फैक्टर या प्लाज्मिड पाया जाता है जो ट्रांसफरेबल होता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खुद रेप्लिकेट हो सकता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट है, खुद से रेप्लिकेट हो जाता है। तो देखिए ये बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लाज्मिड है, एफ फैक्टर है, और ये रेसिपिएंट है जिसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए है लेकिन प्लाज्मिड नहीं है। जब इन दोनों को मिला दिया गया उसी तरीके से जैसे हम कह रहे हैं, एक में बायोटिन की आवश्यकता थी, एक में ल्यूसिन की ज्यादा आवश्यकता थी, तो दोनों प्रकार के सप्लीमेंट दो दो तरह के बैक्टीरिया को देने से उन्होंने एक ही संवर्धन माध्यम में किए, तो उसका इफेक्ट वो दिखा रहे थे कि किस प्रकार से उनमें ये चीज हुई होगी कि दोनों वो मिनिमल मीडिया पर ही ग्रो करने लगे। तो यहाँ देखिए ये डोनर जो है वो एफ फैक्टर जिसके अंदर है, यहाँ पर नहीं। जब इनको ये एक ही माध्यम पर संवर्धित किया उन्होंने, तो ये है क्रोमोसोमल डीएनए, ये एफ जो फैक्टर है प्लाज्मिड जो है वो क्या करता है, रेप्लिकेट हो जाता है, और प्लाज्मिड यानी डुप्लीकेट होता है पहले, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाती है, संयुग्मन नलिका बन जाती है। कैसे? क्योंकि जो डोनर है उनमें कुछ पिलाई पाए जाते हैं, जिन्हें सेक्स पिलाई कहते हैं, इनके कारण ये इससे कॉन्जुगेट हो जाता है और इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब। यहाँ प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है, खुद से रेप्लिकेट होता है, और इसका एक भाग इस कॉन्जुगेशन ट्यूब में होकर दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए आप, ये यहाँ पे सर्कुलर था, ये यहाँ पे कट होता है, अपने आप टूटता है, ब्रेक होता है, डुप्लीकेट होता है, ब्रेक होकर, यानी पहले सर्कुलर था फिर लीनियर फॉर्म में आ गया, लीनियर फॉर्म में आके डुप्लीकेट होता है, और डुप्लीकेट होने के बाद एक जो है वो दूसरे जो रेसिपिएंट है उसमें चला जाता है। रेसिपिएंट का मतलब ग्राही और डोनर का मतलब दाता। तो यहाँ ये ग्राही ने इसको ग्रहण कर लिया है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये यहाँ चला गया, और अब जाके ये दोनों में सर्कुलर हो गया। ये देखिए ये प्लाज्मिड जो है वो अब क्या हो गया, सर्कुलर वापस हो गया। इससे क्या हुआ कि जो इसका मटेरियल था, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो कि क्रोमोसोम टाइप का ही है, जीन है ये पूरा, इसके अंदर बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इसके अंदर ट्रांसफर हो गए, क्योंकि ये डुप्लीकेट होकर यहाँ चला गया तो ये कैरेक्टर्स के यहाँ चले गए, तो ये इंडिपेंडेंट है क्रोमोसोमल डीएनए से। जो इसके कैरेक्टर्स प्लाज्मिड में थे वो यहाँ चले गए, अब इसने डोनर रेसिपिएंट को भी डोनर बना दिया। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों डोनर हो गए। तो इसी प्रकार से जो इन्होंने प्रयोग किया था कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर तो बायोटिन और मिथ्योनाइन की आवश्यकता थी, और कुछ बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए थ्रियोनाइन और ल्यूसिन इन सब की आवश्यकता थी। तो उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने दोनों को एक साथ ग्रो किया, और उस कारण से ये दोनों ही प्रकार डोनर प्रकार के हो गए। इसका मतलब ये कि इसमें ये पार्ट जो है, इसका जो एक्स्ट्रा क्रोमल पार्ट है वो संयुग्मन नलिका द्वारा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाता है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और इससे मोर और मोर डोनर इन्होंने प्राप्त किए। तो उस जो परेशानी इनको आ रही थी उससे इन्होंने निजात पाई। इसके लिए प्लाज्मिड हम कहते हैं, ये जो आप जेनेटिक कॉम्बिनेशन के अंदर या ये जीन कॉम्बिनेशन में जब हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट, उसमें आप अभी इसको डिटेल में आपने 12th में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। तो यहाँ प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है जो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो सकता है। ठीक है,
दूसरी बात ये रेप्लिकेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए रेप्लिकेट होकर यहाँ चला गया, ये इंडिपेंडेंटली भी रह सकता है, और यदि ये दूसरे बैक्टीरिया के कहना चाहिए कि क्रोमोसोमल डीएनए से यदि जुड़ जाता है, यदि ये प्लाज्मिड डीएनए है और यदि ये यहाँ क्रोमोसोमल डीएनए से जुड़ जाता है इससे, तो ये कहलाता है एक्लिस्पोर। तो इस तरीके से ये जो प्लाज्मिड है वो एफ फैक्टर है, उस कारण से ही डोनर से रेसिपिएंट में गया है। किस कारण से? क्योंकि ये खुद की इसकी क्षमता होती है रेप्लिकेशन की, और इस तरीके से ये केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ यदि ये क्रोमोसोमल डीएनए से यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसके कैरेक्टर जो प्लाज्मिड में थे वो कहाँ आ गए? इसमें भी आ गए। यदि इससे जुड़ जाता है तो, और यदि नहीं भी जुड़ता है, फ्री भी रहता है, तो इसके कैरेक्टर जैसे साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, इसी प्रकार से ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल के कारण इसके कैरेक्टर इसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जीन था एक्चुअली, और इसको हम जो है वो जीन रिकॉम्बिनेशन टेक्निक जब पढ़ते हैं तो इसमें इस प्लाज्मिड के कारण ही इच्छित जीन हम बनाते हैं, और उसमें इस प्लाज्मिड में कटिंग करके इच्छित जीन इसके अंदर डाला जाता है और उसको दूसरे जो है वो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑर्गेनिज्म के साथ जीन के साथ ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उसको होस्ट में कल्चर किया जाता है। इसे हम बहुत जो है वो जीन रिकॉम्बिनेशन टेक्निक कहते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो ये हमने दो तरह के सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पढ़ी है, और कल हम लेंगे इसका ट्रांसक्रिप्शन पार्ट, जिसमें स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन और जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।